योग सूत्रम, योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद और प्रथम पाद का आज 10 नंबर का सूत्र चलेगा। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा। ठीक, चलिए भाई। तो पीछे 5 प्रकार की वृत्तियां बताई थी 6 नंबर के सूत्र में। क्या थी वो 6 नंबर के सूत्र में बताई हुई 5 वृत्तियां? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उन 5 में से जो प्रथम है प्रमाण, विपर्यय, फिर उसके बाद विकल्प, इन 3 वृत्तियों का क्या स्वरूप है उस के बारे में चिंतन हो चुका है। अब 4 नंबर की जो वृत्ति है जिसका नाम है निद्रा, उसका विवेचन इस सूत्र में करना है। फिर रह गई एक अंतिम स्मृति नाम की वृत्ति, उसका विचार अगले सूत्र में होगा। और इन वृत्तियों का विवेचन इसलिए करना है कि वृत्तियों का निरोध करना है, क्योंकि वृत्तियों के निरोध को ही समाधि कहते हैं। इस प्रकार का चर्चा 2 नंबर के सूत्र में हुई थी, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तो ठीक है, तो चलते फिर यह जो निद्रा नाम की वृत्ति है उसका क्या स्वरूप है, तब कह रहे अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा। ऐसे वृत्ति को, ऐसे अनुभव को, ऐसे ज्ञान को निद्रा कहते, क्योंकि निद्रा मतलब वृत्ति विशेष, प्रत्यय विशेष, अनुभव विशेष, वो भी एक प्रकार का ज्ञान विशेष है। किंतु किस वृत्ति को निद्रा कहते हैं, तब कह रहे अभाव प्रत्यालंबना। ठीक है, तो जो अभाव है अर्थात जागृत और स्वप्न अवस्था में होने वाली जितनी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का जो अभाव, उन अभावों के लिए कारणभूत जो तमोगुण, और उस तमोगुण को विषय करने वाली जो वृत्ति, उसको कहते हैं निद्रा। जब सुषुप्ति अवस्था में हम रहते हैं, निद्रा जिसको कहते हैं, उस समय उस अनुभव का विषय जो निद्रा काल में अनुभव आ रहा है, अर्थात जो वृत्ति विशेष हो रही है, उसका विषय तमोगुण। और वो तमोगुण क्या है? वो तो अभाव के लिए कारणभूत है। किसके अभाव के लिए कारणभूत है? तो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो भी वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों के लिए, उन वृत्तियों का जो अभाव, उस अभाव के लिए कारणभूत जो तमोगुण, उस तमोगुण को विषय करने वाली जो वृत्ति, उसका नाम है निद्रा। ये बात बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते पहले सूत्र के बारे में हम लोग लिख लेते, सूत्र का अर्थ विवेचन, फिर उसके बाद भाष्य पर जाएंगे। तो सूत्र है अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा। पदच्छेद अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा, 3 पद है। तो नीचे लिखेंगे विवरण करके, प्रतीक अभाव, अभाव प्रत्यालंबन एक ही पद है, किंतु उसमें से विग्रह करते अभी प्रतीक के रूप में पूरा पद लिख सकते हैं। अभाव प्रत्यालंबना ये प्रतीक हुआ। फिर आगे अभाव बराबर जागृत स्वप्नयोः तिरोभाव, जागृत स्वप्नयोः तिरोभाव, अर्धविराम, तस्य, तस्य कौंस में लिखिए जागृत स्वप्न वृत्ति नाम अभावस्य, जागृत स्वप्न वृत्ति नाम अभावस्य, कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक, प्रतीक मतलब उस पद का एक भाग, प्रत्यय, प्रत्यय बराबर कारणम,
कारणम। कौंस में लिखिए प्रतीयते अनेन, प्रतीयते अनेन इति प्रत्ययः, इति प्रत्ययः बराबर कारणम, कौंस बंद। आगे बराबर तामस जड़ता विशेष रूपम, तामस जड़ता विशेष रूपम, कौंस में लिखिए तमो गुणः इति आशयः, तमो गुणः इति आशयः, कौंस में। फिर आगे तदालंबना, तदालंबना बराबर तत्तमो विषया, तत्तमो विषया वृत्ति ही, वृत्ति बराबर अति अस्फुटम ज्ञानम, अति अस्फुटम ज्ञानम निद्रा, निद्रा बराबर स्वप्नहीना सुषुप्ति ही इत्यर्थः, स्वप्नहीना सुषुप्ति ही इत्यर्थः पूर्ण विराम। ठीक है, और स्पष्टीकरण के लिए कौंस में लिखते थोड़ा, जागृत स्वप्न वृत्ति नाम अभाव, जागृत स्वप्न वृत्ति नाम अभाव अर्धविराम, तस्य प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययः बराबर कारणम, कारणम बराबर बुद्धि सत्व आच्छादकम तमः, बुद्धि सत्व आच्छादकम तमः, तमः अर्धविराम, तदेव आलंबनम, तदेव आलंबनम बराबर विषयः यस्याः, विषयः यस्याः सा, सा तथोक्ता वृत्ति, तथोक्ता वृत्ति निद्रा इति, निद्रा इति पूर्ण विराम, कौंस बंद। देखिए भाई यार, तो विवरण कर रहे हैं कि अभाव, किसका अभाव, स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जागृत स्वप्न यो तिरोभाव, जागृत और स्वप्नावस्था का जो तिरोभाव अर्थात अभाव लेना, ठीक है ना। तात्पर्य जागृत वृत्ति का और स्वप्न वृत्तियों का जो अभाव, तस्य, तस्य अर्थात जागृत स्वप्न वृत्तियों के अभाव का जो प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का अर्थ कर दिया कारण, तो जागृत और स्वप्नकालीन जो वृत्तियां, उन वृत्तियों का अभाव का जो कारण, तो प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण कैसे कर दिया, तो विग्रह व्युत्पत्ति लिख के दिया उसकी, प्रतीयते अनेन इति प्रत्यय अर्थात कारण, प्रतीत होता है जिसके द्वारा, जिसके कारण से, इसलिए उसको कहेंगे प्रत्यय अर्थात कारण, यह अर्थ हुआ, ठीक है ना। तो वो क्या है, लेकिन कारण कौन है वो, तब कह रहे तामस जड़ता विशेष रूपम, तमोगुण का ही एक भाग जड़ता विशेष, तात्पर्य तमोगुण इत्याशय, तमोगुण ही हुआ। और तद आलंबना मतलब तमो विषया वृत्ति, उस तमोगुण को विषय करने वाली जो वृत्ति, ऐसा तमोगुण की जो
जागृत और स्वप्नकालीन वृत्तियों के अभाव का कारण है। सुषुप्ति अवस्था में इतना ऐसा जबरदस्त तमोगुण रहता है कि जिसके कारण जागृत वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो रही है, स्वप्नकालीन वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो रही है, अपितु जागृत और स्वप्नकालीन वृत्तियों का जो अभाव, उन अभाव के लिए कारण है कौन? तमोगुण। और ऐसा तमोगुण है विषय जिस वृत्ति का, उस वृत्ति को कहते हैं क्या? निद्रा। बात लगी? वही दे रहे। तो कैसी वृत्ति? वृत्ति मतलब ज्ञान। कैसा वो वृत्ति रूप ज्ञान है? निद्रा। तो अति अस्फुटम ज्ञान, स्फुट कहते स्पष्ट, अस्फुट मतलब अस्पष्ट। जैसे जागृत अवस्था में हम लोग देखते हैं कि अयम घट अयम पट अत्यंत स्पष्ट ज्ञान है, उस प्रकार का वहाँ पर नहीं है। अति अस्फुटम ज्ञानम निद्रा, तात्पर्य स्वप्नहीना सुषुप्ति, स्वप्न रहित ऐसी जो सुषुप्ति है वही निद्रा है। ठीक है, उसी का यही सब बात लिख के दिया पुनः एक बार। जागृत स्वप्न वृत्ति नाम अभाव, जागृत और स्वप्न का वृत्तियों का जो अभाव, तस्य प्रत्यय अर्थात कारणम, उन अभाव का जो कारण है वो तमोगुण है। कैसा है वो? बुद्धि सत्व आच्छादकम तमः, बुद्धि के सत्व गुण का आच्छादक ऐसा जो तमोगुण वो है। तदेव आलम्बन विषय, वो तमोगुण है आलम्बन अर्थात विषय, जिस वृत्ति का विषय यस्याह वृत्तेः सा वृत्ति तथोक्ता, तथोक्ता का मतलब हो जाएगा फिर अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही, वही हो गई क्या? निद्रा। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई सूत्र का अर्थ। अब इसका जो भाष्य है उस पर चलते हैं। साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात् प्रत्यय विशेष। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। साच, फिर अंतिम में प्रत्यय विशेष, बीच वाला संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात्। ठीक है ना? सा मतलब निद्रा। क्या है वो निद्रा? उसका स्वरूप क्या है? तब कह रहे प्रत्यय विशेष, ज्ञान विशेष। वो भी एक प्रकार का क्या है? ज्ञान ही है, वृत्ति है ना। वृत्ति मतलब वही ज्ञान है। तो बोलेंगे कैसे वो, उसको आप ज्ञान अनुभव रूप कर रहे हो? प्रत्यय विशेष, अनुभव बोलिए, ज्ञान बोलिए, तो अनुभव विशेष ही है। कैसे भाई? तब कह रहे, उसका हेतु दे रहे हैं संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात्। संप्रबोधे शब्द का अर्थ होता है जागृत अवस्था, और जागृत अवस्था में क्या होता है? प्रत्यवमर्षात्, स्मरणात् इत्यर्थ, स्मरण होता है। यदि सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण और तमोगुण से आच्छादित वगैरह जो सुख वगैरह है उसका अनुभव नहीं मानेंगे सुषुप्ति काल में, अनुभव मतलब वही वृत्ति हुई, तो नहीं मानेंगे, तो जागृत अवस्था में फिर उसका स्मरण नहीं होना चाहिए। जबकि जागृत अवस्था में क्या होता है? स्मरण होता है। क्या, कैसा स्मरण होता है? वो स्मरण का आकार क्या है? सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया था, कुछ नहीं जानता था। तो कुछ न जानना मतलब अज्ञान, अज्ञान विषय हो रहा है तमोगुण, और पुनः सुख से सोया था, सुख विषय हो रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जागृत अवस्था में स्मृति हो रही है और स्मृति अनुभव के बिना होती नहीं है। इसका मतलब जरूर सुषुप्ति अवस्था में अनुभव है, और उसको ही, उस अनुभव को ही नाम दे दिया प्रत्यय विशेष, वृत्ति विशेष, अनुभव विशेष। अर्थात सुषुप्ति मतलब क्या? एक प्रकार की वृत्ति ही है, वो भी ज्ञान ही है, अनुभव ही है, तभी तो स्मरण हो रहा है जागृत अवस्था में। वही कह रहे साच प्रत्यय विशेष क्यों संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात्। ठीक है, चलो इस वाक्य के जो शब्द है थोड़ा उस पर लिखते हैं हम लोग। ठीक, अर्थ प्रतीक सा बराबर निद्रा, सा बराबर निद्रा। पुनः प्रतीक प्रत्यय विशेष,
बराबर वृत्ति ही एव, वृत्ति ही एव। फिर आगे प्रतीक संप्रबोधे, संप्रबोधे बराबर जागृत काले, जागृत काले तस्याः वृत्तेः, तस्याः वृत्तेः फिर प्रति प्रत्यवमर्शात्, प्रत्यवमर्शात् बराबर स्मरणात्, स्मरणात् पूर्ण विराम। आगे न ही स्मरणं, स्मरणं संस्कारं ऋते संभवेत्, संस्कारं ऋते संभवेत् अर्धविराम। संस्कारः च, संस्कारः च अनुभवम् अंतरेण, अनुभवम् अंतरेण न संभवेत्, न संभवेत् अर्धविराम। तस्मात्, तस्मात् निद्रा अनुभूति विशेषः, अनुभूति विशेषः पूर्ण विराम। यथा अंधकारः, अंधकारः अस्फुट रूप विशेषः, अस्फुट रूप विशेषः सर्वरूपाणां च, सर्वरूपाणां च तत्र एकीभावः, तत्र एकीभावः अर्धविराम। तथैव, तथा एव जाड्यम् अपन्नेषु, जाड्यम् अपन्नेषु शरीरेन्द्रिय चित्तेषु, शरीर इंद्रिय चित्तेषु यह सामान्यः, यह सामान्यः जड़ता बोधः विद्यते, जड़ता बोधः विद्यते सा निद्रावृत्ति ही अस्ति, सा निद्रावृत्ति अस्ति इति। ठीक है, देखिए भैया। तो सा का मतलब है निद्रा। क्या है वो? प्रत्यय विशेष। प्रत्यय विशेष मतलब वृत्ति है, वो अनुभव रूप ही है, वृत्ति है। क्यों? संप्रबोधे अर्थात जागृत काले तस्याः वृत्ते, उस अनुभव का प्रत्यावर्ष होता है अर्थात स्मरण होता है। तो वही कह रहे प्रत्यावर्षात का मतलब स्मरण, और उसी को बता रहे आगे नहीं स्मरणम संस्कारम वृत्ते संभवे। जो भी स्मरण अर्थात स्मृति होती है वो संस्कार के बिना नहीं हो सकती है, और संस्कार की उत्पत्ति अनुभव के बिना नहीं हो सकती है। तो पहले अनुभव अर्थात ज्ञान, उससे संस्कार और उससे स्मृति। तो जागृत अवस्था में स्मृति हो रही है, इसका मतलब जरूर संस्कार है, और संस्कार है अर्थात उन संस्कारों को उत्पन्न करने वाला जरूर अनुभव है निद्रा काल में। और वो अनुभव रूप ही है कौन? निद्रा, वृत्ति रूप। वृत्ति बोलिए, अनुभव बोलिए, ज्ञान बोलिए, ये बात तो वही दे रहे। नहीं स्मरणम संस्कारम ऋते संभवेत, संस्कारम च अनुभवम अंतरेण न संभवेत। और संस्कार अनुभव के बिना नहीं हो सकते, इसका मतलब अनुभव है। ठीक है ना?
तस्मात् निद्रा अनुभूति विशेष। निद्रा भी एक क्या है? अनुभूति विशेष है, वृत्ति स्वरूप है। बहुत लोग निद्रा को वृत्ति मानते नहीं है। निद्रा कोई वृत्ति नहीं है, वृत्ति है निद्रा ऐसा मानते नहीं है। किंतु योग शास्त्र के अनुसार निद्रा भी एक क्या है? अंतःकरण की, चित्त की एक प्रकार की वृत्ति ही है ये बात। तस्मात् निद्रा अनुभूति विशेष। और स्पष्ट करें उदाहरण देकर, यथा अंधकार। अंधकार कैसा होता है? अस्फुट रूप विशेष है, अस्पष्ट रूप विशेष है अंधकार। और सभी रूपों का वहाँ पर एक ही भाव हो चुका है। कोई अलग अलग रूप वहाँ दिखाई देते नहीं अंधकार में पदार्थों का, ये पीला है, काला है, नीला है, कुछ भी नहीं। जैसे कि सभी के रूप एक रूप को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल अस्पष्ट रूप विशेष ही है कौन? अंधकार। तो दृष्टांत ने उसी प्रकार तथा एव जाड्यम अपन्नेषु, जड़ता को प्राप्त हुए शरीर, इंद्रिय और चित्त, उन इनमें यह सामान्य जड़ता बोध कि शरीर इंद्रिय चित्त को लेकर जो सामान्य रूप से जड़ता का बोध है, अनुभव है, वही है निद्रावृत्ति। हो गया जी। आगे चलिए भाष्य में आगे कह रहे कथम, है कि नहीं? कथम के बाद प्रश्न चिन्ह भी आया है। तो कथम कैसे भाई, लेकिन क्या? तो कथम का अर्थ लिखिए, एषा स्मृति, एषा स्मृति जागृत काले, जागृत काले किम स्वरूपा भवति इत्यर्थः। किम स्वरूपा भवति इत्यर्थः। ठीक है। तो अभी पीछे के वाक्य में बताया कि जागृत काल में स्मरण हो रहा है, हेतु दिया। फिर प्रश्न उपस्थित किया कथम, अर्थात यह स्मृति जागृत काल में हो रही है स्मृति, तो स्मृति का स्वरूप क्या है? किम स्वरूपा सा स्मृति, या जागृत अवस्थायां भवति, जागृत अवस्था में होने वाली जो सुषुप्ति की स्मृति है उसका स्वरूप क्या है? किम स्वरूपा, ये प्रश्न कथम। तो बता रहे फिर एक एक बात को। सुखम अहम अस्वाप्सम प्रसन्नम में मनः प्रज्ञा में विशारदी करोति। ठीक है जी। हाँ देखिए, तो जैसे बाकी के सभी पदार्थ त्रिगुणात्मक होते हैं, उस प्रकार निद्रा भी त्रिगुणात्मक है, इस बात का विवरण कर रहे हैं। तो कैसे? एक एक बात को देखिए। तो सुखम अहम अस्वाप्सम, जागृत अवस्था में आने के बाद मनुष्य बोलता है क्या? कि मैं सुख से सोया था। सुखम अहम अस्वाप्सम। और कैसा? प्रसन्नम में मनः, अब मेरा मन कैसा हो रहा है? प्रसन्न हुआ है। और वो क्या कर रहा है? मैं प्रज्ञा विशारदी करोति, मेरे प्रज्ञा को अर्थात मेरे बुद्धि को क्या कर रहा है? विशारदी कर, स्वच्छ कर रहा है। कि जो कि निद्रा लेने के पहले दिन भर थका हुआ था, बहुत ग्लानि आई थी, बहुत कैसा हो रहा था, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, थक गई थी। अब मैं सो गया, बहुत अच्छा नींद आ गई, सुख से सोया, कुछ भी नहीं जानता था, मेरा मन भी प्रसन्न हुआ, और मेरी जो प्रज्ञा है उसको क्या किया जा रहा है? स्वच्छ किया जा रहा है। विशारदी करोति, ऐसा स्मरण, ऐसा कथन जागृत अवस्था में आदमी करता है। ठीक है ना। अब ये हो गया सत्वगुण की वृत्ति रूप निद्रा। फिर रजोगुण की, तमोगुण की, वो भी एक एक बात बता रहे आगे, तो पढ़ लेते फिर बाद में लिखेंगे। तो दुखम अहम अस्वाप्सम है कि नहीं? क्या कर रहे हैं? दुखम अहम अस्वाप्सम, अर्थात राजस निद्रा का लक्षण। तो ऊपर अभी बताया सात्विकी निद्रा है कि नहीं? स्मरण से अनुमान किया जा रहा है कि ऐसा स्मरण जब होगा सुखम अस्वाप्सम इत्यादि, तो समझ लेना चाहिए उस स्मृति के लिए कारणभूत जो निद्रा थी वह सात्विकी निद्रा थी। फिर अब ऐसा स्मरण बताया जा रहा है कि जिसको लेकर ये निश्चित किया जाएगा कि उस प्रकार के स्मरण के लिए कारणभूत जो निद्रा थी वह
राजस निद्रा थी। फिर उसके आगे के वाक्य में गाढ़म इत्यादि के द्वारा भी कुछ स्मरण बताया जाएगा। उसके आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि उस प्रकार के स्मरण के लिए कारणभूत जी निद्रा रूप वृत्ति थी वह तमोगुण की थी, है कि नहीं। अब पुनः प्रश्न कोई कर सकता है भाई कि निद्रा के आप तीन भेद कर रहे, सात्विकी, राजसी और तामसी, किंतु अभी अभी बताया था कि निद्रा वृत्ति उस वृत्ति का नाम है जो तमोगुण को विषय कर रही है। फिर पुनः वो उसमें कहाँ से सात्विकता आ गई, कहाँ से राजसता आ गई? तमोगुण को विषय करने वाली वृत्ति का ही तो नाम निद्रा बताया आपने, उसका भी कारण बताएंगे। पहले ये जो तीन बात है, सात्विकी वृत्ति का निश्चय करने के लिए जो स्मरण, राजसी निद्रा थी इस बात का निश्चय करने के लिए जो स्मरण, और तामसी निद्रा थी इस बात का निश्चय करने के लिए जो स्मरण, वो जो तीन प्रकार का अलग अलग स्मरण है। सात्विक निद्रा थी इस बात का निश्चय करने वाला स्मरण भी है, तो स्मरण का स्वरूप क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर जो अभी प्रश्न बताया था शंका, उसका भी उत्तर हो जाएगा। तो एक बात देखिए, फिर आगे कह रहे दुखम अहम स्वाप्सम, सोया तो था मैं किंतु बहुत बेचैनी से सोया था, इतनी अच्छी निद्रा नहीं हुई, उसी को कहते दुखम अहम अस्वाप्सम। निद्रा से जगने के बाद सभी लोग यही थोड़ी बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह सोया था। कोई बोलता है बहुत इतनी अच्छी नींद आ गई कि बहुत दिन के बाद ऐसी नींद आई, हो सकता है 5-6 साल हो गए होंगे ऐसी नींद में मुझे नहीं आई थी, ऐसा कभी कभी आदमी बोलता है, ठीक है ना। कभी कभी बोलता है कोई अच्छी नींद नहीं हो गई आज, सब चांगली झाली नहीं, है कि नहीं। दुखम अहम अस्वाप्सम। फिर कैसा, फिर स्त्यानम में मनः, मेरा मन कैसा है, स्त्यान, स्त्यान मतलब फैला हुआ या अकर्मण्य भाव को, उत्साहित नहीं है कि नहीं, सब लिखाएंगे अर्थ। स्त्यानम में मन भ्रमति अनवस्थितम, जैसे कि भ्रमण कर रहा है इसलिए चंचल हुआ है, अनवस्थितम, ऐसी स्मृति होती है। और इस प्रकार की जब स्मृति होती है जागृत काल में, तो समझ लेना चाहिए इस प्रकार की स्मृति के लिए कारणभूत जो निद्रा थी, है कि नहीं, अनुभव रूप निद्रा थी, वह राजस निद्रा थी, ये समझ लेना चाहिए। फिर आगे कह रहे गाढ़म मूढ़ अहम अस्वाप्सम गुरु नेमि गात्राणि क्लांतम में चित्तम अलसम मुषितम इव तिष्ठति इति, ऐसा भी स्मरण होता है। गाढ़म मूढ़ अहम अस्वाप्सम, मैं गाढ़ और मूढ़ होकर सोया था, अभी मूड क्या है वगैरह सब आएगा। और कैसे स्मरण हो रहा है, गुरु नेमि गात्राणि, मेरे जो अवयव है, गात्र मतलब अवयव, हाथ पैर वगैरह सब, है कि नहीं, ये सब कैसे हो गए, गुरुनी मतलब जड़ हो गए, जड़ जैसे लग रहे हैं, है ना। तो गुरुनी में गात्राणि क्लांतम में चित्तम, मेरा चित्त कैसा हुआ है, क्लांत मतलब थका सा, थका हुआ, और अलसम, आलस आया हुआ है, आलस मेरा पूरा गया नहीं अभी। और पुनः कैसा, मुषितम इव, जैसे कि मेरा मन मुषित हो गया, शौर्यता को प्राप्त होगा, खोया खोया ऐसा लग रहा है, ये बात। मुषितम इव तिष्ठति इति, इस प्रकार का स्मरण भी होता है, ठीक है ना। तो तीनों बात इसमें आ गई, तो इसके आधार पर फिर थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। सात्विक्याम निद्रायाम, सात्विक्याम निद्रायाम, उद्धरण चिन्ह में सुखम अहम अस्वाप्सम, सुखम अहम अस्वाप्सम, उद्धरण चिन्ह में इत्यादि प्रत्ययः भवति, इत्यादि प्रत्ययः भवति, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक विशारदी करोति, विशारदी करोति बराबर स्वच्छी करोति,
स्वच्छी करोति, पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में लिखेंगे चैत पैराग्राफ छोड़कर, राजस निद्रा लक्षणम, राजस निद्रा लक्षणम दुखम इत्यादि, दुखम इत्यादि, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक स्त्यानम, स्त्यानम बराबर अकर्मण्यम, अकर्मण्यम बराबर उत्साह रहितम, उत्साह रहितम, ठीक, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक भ्रमति अनवस्थितम, भ्रमति अनवस्थितम बराबर भ्रमण रूपात, भ्रमण रूपात अस्थैर्यात, अस्थैर्यात मे मनः स्त्यानम, मे मनः स्त्यानम बराबर अकर्मण्यम इत्यर्थः, अकर्मण्यम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे गाढ़म इति, गाढ़म इति तामसी निद्रा, तामसी निद्रा, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक मूढ़ः, मूढ़ः बराबर सुप्तस्य, सुप्तस्य संप्रबोधे अपि, संप्रबोधे अपि कौंस में लिखी, जागरिते अपि कौंस बंद, जागरिते अपि कौंस बंद। फिर आगे न द्राक, न द्राक कौंस में लिखी, न झटिति, न झटिति कौंस बंद। कुत्र अहम इति, कुत्र अहम इति अवधारण असामर्थ्यम, अवधारण असामर्थ्यम मूढ़त्वम, मूढ़त्वम, पूर्ण विराम। पुनः आगे प्रतीक में बराबर मम, फिर प्रतीक गात्राणि, गात्राणि बराबर हस्तपादादीनि अवयवानि, हस्तपादादीनि अवयवानि। फिर प्रतीक गुरुणी, गुरुणी बराबर जड़ भूतानि जातानि, जड़ भूतानि जातानि, पूर्ण विराम। फिर आगे मे चित्तम क्लांतम, मे चित्तम क्लांतम, क्लांतम के आगे कौंस में लिखे थका हुआ सा, थका हुआ सा कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे तथा च चित्तम, चित्तम अलसम, अलसम बराबर जड़म, जड़म, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक मुषितम इव, मुषितम इव बराबर अपहृतम इव, अपहृतम इव कौंस में लिखिए ठगासा या खोया खोया सा,
ठगा सा या खोया खोया सा, पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा लिखते हैं कंस में नंबर एक। निद्रा काल में यदि सत्वगुण कुछ कम दबे हुए अंशों से युक्त तमो विषया निद्रा हुई तो सुखरूप स्मृति होती है। ठीक। नंबर 2, यदि रजोगुण के कुछ कम अभिभूत हुए अंशों से युक्त तमो विषया निद्रा हुई तो दुख रूप स्मृति होती है। पूर्ण विराम। नंबर 3, और यदि सत्व रज बहुत अभिभूत होते हैं और तम की ही प्रबलता हो तो स्मृति भी थकान आलस्य तथा भारीपन से बोझिल होती है। पूर्ण विराम कंस बंद। अब एक बात को देखिए, तो सात्विक्याम निद्रायाम, सात्विक निद्रा और उस निद्रा से होने वाली स्मृति वो कैसी होती है? तो सुखम अहम अस्वाप्सम इत्यादि प्रत्यय भवति। भाष्य में सुखम अहम स्वाप्सम प्रसन्नम में मनः प्रज्ञा में विशारदी करोति, है कि नहीं? ऐसी वो निद्रा है और मन प्रसन्न हुआ है कि जिससे मेरा मन विशारदी करोति, स्वच्छी करोति, स्वच्छ किया जा रहा है। ठीक है ना? ऐसा तो ये कैसा हुआ? सात्विक स्मरण है और इसका कारण निद्रा भी सात्विक थी। फिर आगे चल रहे राजस निद्रा लक्षणम, वो क्या है? तो भाष्य में दिया हुआ है दुखम अहम स्वाप्सम, मैं दुख से सोया था, बेचैनी से सोया था। और स्त्यानम में मन स्त्यानम, स्त्यानम शब्द का अर्थ कर दिया अकर्मण्यम, अर्थात उत्साह रहित, ऐसा मेरा मन है, प्रसन्न नहीं है और भ्रमण कर रहा है। भ्रमति अनवस्थितम, और भ्रमण कर रहा है इसलिए अस्थैर्य, भ्रमण रूपात अस्थैर्यात में मन स्त्यानम, उत्साह रहित है। ये बात हो गई। फिर आगे कह रहे हैं तो गाढ़म इति तामसी निद्रा, तो आगे जो भाष्य में पंक्ति है ये गाढ़म मूढ़ अहम अस्वाप्सम इत्यादि, तो तामसिक जो निद्रा है उससे होने वाली स्मृति का स्वरूप बता रहे हैं। तो क्या जी? गाढ़म गहरी और मूढ़म, मूढ़ अहम अस्वाप्सम, गाढ़ और मूढ़ में सोया था। मूढ़ रूप से सोना मतलब कैसा सोया था? तब कह रहे सुप्तस्य पुरुषस्य संप्रबोधे अपि, सोया था, जगाया या जग गया या जगाया। तो जगने के बाद जिसको तुरंत स्मरण नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ
थोड़ा विचार करना पड़ रहा है उसको, भूल गया जैसा होता है। तो वो कैसा सोना है, मूड होकर सोना है, वही कह रहे। तो संप्रबोधे प्रबोधे अपनी जागृति अपनी न द्राक, मतलब झटिति तुरंत कुत्र मैं कहाँ हूँ इति अवधारण असामर्थ्य मूढ़त्व, इस प्रकार का निश्चय होने के लिए असमर्थ होना, यही क्या है, मूढ़त्व है। कभी कभी जगने के बाद ऐसा होता है कि झटती से मालूम नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, फिर लाइट बीट लगाया थोड़ी देर में, तब ध्यान में आता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना। चलिए, और पुनः मे मम गात्राणी हस्तपादादीनि अवयवानी गुरुनी जड़भूतानी, जड़भूत हो जाते कभी कभी, भारी भारी हो जाते है कि नहीं, सबको यह अनुभव होता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, निद्रा में भेद है, तभी तो ये सब कार्य उसका अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये बात। तो मे चित्तम क्लांतम, क्लांत मतलब थका हुआ सा, तथा च चित्तम अलसम, अलस मतलब आलसी जड़ हो गया, मुशितम इव अपरुतम इव, ठगा सा खोया खोया सा ऐसा लगता है कि नहीं, ये बात। अब जो प्रश्न था कि तमोगुण को विषय करने वाली जो वृत्ति वही निद्रा है, तब सात्विकी निद्रा, राजस निद्रा, तामस निद्रा, ये भेद कैसा किया जा रहा है, ये प्रश्न। तो उसका भी उत्तर आपको लिख के दिया हिंदी में। तो होता क्या है, तो निद्रा जो वृत्ति है वो तमोगुण को ही विषय करे, बात सही है, किंतु किसी भी स्थिति में, किसी भी पदार्थ में ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई एक ही गुण रह जाए बाकी बिल्कुल समाप्त हो जाए। हमेशा 3 गुण तो रहते ही है, फर्क इतना है कि एक तो प्रबल होता है तो 2 दुर्बल होते, कभी कभी एक प्रबल, एक थोड़ा उससे कम और एक और कम, ऐसा भी होता है। तो गुणों की महत्ता है। तो होता क्या है, कभी कभी तो निद्रा काल में यदि सत्वगुण कुछ कम दबा हुआ है, रजोगुण तमोगुण तो बहुत प्रबल है, और सत्वगुण और रजोगुण दबे हुए हैं, किंतु सत्वगुण कुछ कम दबा हुआ है रजोगुण की अपेक्षा, फिर ऐसे सत्वगुण के अंश से युक्त जो तमोगुण, उससे जो निद्रा हुई वो सात्विक की निद्रा। वही देखिए, निद्रा काल में यदि सत्वगुण कुछ कम दबे हुए अंशों से युक्त तमोगुण को विषय करने वाली है, तो वह निद्रा हुई सात्विक की निद्रा, और उसका स्मरण भी वैसा ही होगा, फिर सुखरूप स्मृति होगी। अच्छा, नंबर 2, अब तमोगुण तो प्रबल रहेगा ही निद्रा में, कोई बात नहीं, किंतु रजोगुण अब कम दबा है और सत्वगुण अधिक दबा हुआ है, अर्थात कम दबे हुए रजोगुण के अंश से युक्त है कौन, तमोगुण। और ऐसे तमोगुण को विषय करने वाली जो निद्रा, उसको हम कहेंगे क्या, राजसी निद्रा। तो वही करें, यदि रजोगुण के कुछ कम अभिभूत हुए अंशों से युक्त जो तमोगुण, उस तमो विषया निद्रा हुई तो दुख रूप स्मृति होती है, ठीक। और यदि सत्वगुण रजगुण बहुत अभिभूत हुए है, बहुत दबे हुए है, और ज्यादा से ज्यादा कौन है, बिल्कुल पूरा तमोगुण है कि नहीं, ऐसे स्थिति में तम की प्रबलता हो तो फिर वो निद्रा तामसी निद्रा, स्मृति भी वैसी होती है। फिर तो वही करे, कैसी स्मृति होती है, थकान, आलस, भारीपन, ये बोझिल जैसी लगती है, इस प्रकार की स्मृति होती है। तो कहने का तात्पर्य, निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति है, और वो निद्रा भी 3, सात्विक निद्रा, राजस निद्रा, तामस निद्रा, इस प्रकार के सूक्ष्म भेद उसमें होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, सह खलु अयम, भाष्य में स खलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्श न स्यात्, कब, असति प्रत्यानुभवे, ठीक है ना। तदाश्रिताः स्मृतयः च तद्विषयाः न स्युः, तस्मात् प्रत्यय विशेष निद्रा, ठीक है। अब क्या बात बताई जा रही इन पंक्तियों के द्वारा, तो ये जो पंक्ति चालू हुई सह के पहले एक छोटा सा वाक्य लिखिए उत्तर, व्यतिरेक द्वारेण साध्यम साधयते, साध्यम साधयति सह इति, ठीक है। देखिए भाई, अब व्यतिरिक द्वारे ना, व्यतिरिक मुक्त साध्य को सिद्ध कर रहे हैं। मतलब कौन सा साध्य, कि निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति ही है,
इस बात को सिद्ध कर रहे हैं व्यतिरेक मुख से। वृत्ति मतलब अनुभव, ज्ञान रूप, ज्ञान ही वो एक प्रकार का ये बात। तो सह खलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्श न स्यात् कब असति प्रत्यानुभवे। यदि सुषुप्ति काल में प्रत्यानुभवे असति, प्रत्यानुभव अनुभव ज्ञान रूप अनुभव यदि नहीं रहेगा तो जागृत काल में स्मृति नहीं होनी चाहिए, जबकि जागृत काल में स्मृति हो रही है, अर्थात सुषुप्ति काल में वो ज्ञान रूप वृत्ति रूप अनुभव है। वही बात स खलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्श न स्यात् असति प्रत्यानुभवे। ठीक है ना। प्रत्यवमर्श शब्द का अर्थ होता है स्मरण, और प्रत्यानुभव मतलब निद्रारूप अनुभव। सुषुप्ति काल में वो अनुभव है, वो यदि असत्य मतलब नहीं रहेगा तो स्मरण नहीं होगा। आगे तदाश्रिता स्मृतय, तदाश्रिता जो भी स्मृति हो रही है वो किस आश्रित है? अनुभव के आश्रित है, संस्कार के द्वारा अनुभव ही कारण है। तो तदाश्रिता स्मृतयश्च तद विषया न स्युः, फिर उस विषय नहीं माननी पड़ेगी। यदि स्मरण केवल मानेंगे जागृत में होने वाला और उसके लिए कारणभूत सुषुप्ति में कोई अनुभव नहीं है, ऐसा कहोगे तो होगा क्या? तो स्मृतयश्च तद विषया न स्युः, फिर वो स्मृतियां अनुभव विषय होती है यह नहीं कहना पड़ेगा। किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो भी कोई स्मृति होती है कभी भी, तो स्मृति तो अनुभव पूर्वक ही होती है, नहीं तो फिर इस नियम का भी खंडन हो जाएगा। अनुभव नहीं मानेंगे और केवल स्मृति मानेंगे तो कहने का अभिप्राय सुषुप्ति अवस्था में भी क्या है? अनुभव है, यही बात। तस्मात् वही करे प्रत्यय विशेष निद्रा, इसलिए प्रत्यय विशेष अनुभव विशेष वृत्ति विशेष ही क्या है? निद्रा है, ये बात। तो ये जो पंक्ति है ना अभी पढ़ी हुई, उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं हम लोग। जो आया था ना असति प्रत्ययानुभवे इत्यादि सखरु, यहाँ से आगे तो थोड़ा लिखेंगे। प्रतीक है असति प्रत्यानुभवे, असति प्रत्यानुभवे बराबर यदि प्रत्यानुभवाः न स्युः तदा तज्ज संस्काराः अपि न स्युः, पूर्ण विराम। तथा च संस्कार बोध रूपाः प्रत्यवमर्शाः बराबर स्मृतयः अपि न स्युः, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक तदाश्रिताः स्मृतयः, बराबर संस्कार द्वारा प्रत्यानुभवाश्रयाः स्मृतयः अर्धविराम तद्विषयाः भवन्ति, पूर्ण विराम। आगे सुषुप्तौ असति प्रत्यानुभवे
असति प्रत्ययानुभवे प्रबुद्धस्य बराबर जागृत प्राप्तस्य पुरुषस्य फिर प्रत्यवमर्शः बराबर स्मरणं न स्यात् पूर्ण विराम भवति च स्मृतयः अतः ताः स्मृतयः तद्विषयाः बराबर अनुभव विषयाः न स्युः पूर्ण विराम तस्मात् प्रत्यय विशेष निद्रा अस्ति इति प्रत्यय विशेषः निद्रा अस्ति इति पूर्ण विराम एवं निद्रायाः वृत्तित्वं सिद्धम् समाधौ च सा निरोधव्या पूर्ण विराम उत्तरंचन में एकाग्रतुल्या अपि तामसत्वेन निद्रा सबीज निर्बीज समाधि प्रतिपक्षा इति सा अपि निरोधव्या इत्यर्थः पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बन नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर समाधि न बाह्य ज्ञानहीना मोहवशात् देह क्रियाकारिणी स्मृतिहीना चित्तावस्था किंतु ध्येय स्मृतौ सम्यक अवधारणात् रुद्धा इंद्रियादि क्रियारूपा अवस्था इति ज्ञातव्यम हो गया इति ज्ञातव्यम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ असति प्रत्यानुभवे निद्रा कोई प्रत्यय विशेष नहीं माना अनुभव विशेष नहीं माना तो वही करें यदि प्रत्यानुभवा न स्यु तदा तज्जन्य संस्कारा भी न स्यु फिर उससे संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे संस्कार नहीं होंगे स्मृति नहीं होगी जबकि स्मृति हो रही है अर्थात संस्कार है तो जरूर अनुभव भी है यही बात तदा तज्ज संस्कारा भी न स्यु तथा च संस्कार बोध रूपा प्रत्यवमर्शा संस्कार बोध स्वरूप जो प्रत्यवमर्शा का अर्थ होगा स्मृतय है कि नहीं तो संस्कार से उत्पन्न होने वाली बोध स्वरूप जो स्मृतियां वो भी फिर नहीं होगी
स्मृतयापि न स्युः, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। स्मृति हो रही है अर्थात संस्कार भी है अर्थात अनुभव भी होगा। फिर ये बात तदाश्रिता स्मृतयः जो आया था ना भाष्य में, तदाश्रिता स्मृतयः तद विषया न स्युः, अनुभव के आश्रय से रहने वाली स्मृतियाँ फिर उस अनुभव विषय नहीं हो पाएगी। यदि अनुभव को सुषुप्ति काल में नहीं मानेंगे तो ये बात वही करें। तद विषया तदाश्रिता स्मृति संस्कार द्वारा प्रत्यानुभवाश्रया, प्रत्यानुभव मतलब अनुभव, ज्ञान रूप अनुभव, उसके निमित्त से होती है कौन? स्मृतियाँ। तद विषया भवन्ति, विषय होती है। और सुषुप्ति में यदि अनुभव नहीं मानेंगे फिर अनुभव विषय नहीं मानना पड़ेगी स्मृतियाँ, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। सुषुप्त असत्य प्रत्यानुभवे प्रबुद्धस्य जागृत पुरुषस्य जागृत प्राप्तस्य पुरुषस्य प्रत्यवमर्श स्मरणम न स्यात्, स्मरण नहीं हो पाएगा। जबकि स्मरण होता है और स्मरण हो रहा है और अनुभव तो मानेंगे नहीं, फिर वो स्मृति अनुभव विषयक है ये नहीं कहना पड़ेगा। किंतु ऐसा तो होता नहीं है, सिद्धांत को बाद हो जाएगा। सिद्धांत तो यही है, अनुभव उसी की तरह संस्कार और संस्कार के अनुरूप स्मृति भवन्ति च स्मृति। अतः ता स्मृतय तद विषया, मतलब अनुभव विषया न स्यु, नहीं हो पाएगी यदि अनुभव को नहीं मानेंगे तो ये बात। तस्मात् कुल मिलाकर सिद्ध हुआ क्या? प्रत्यय विशेष निद्रा अस्ति इति। एवं इस प्रकार निद्राया वृत्तित्वम सिद्धम, निद्रा भी एक वृत्ति है, इस बात की सिद्धि हो गई। फिर किस लिए बताया भाई ये सब? तब करे समाधौ च सा निरोधव्या, समाधि के में उसका भी क्या करना चाहिए? निरोध करना चाहिए, क्योंकि चित्त वृत्तियों के निरोध को ही कहते हैं क्या? समाधि। तो वृत्तियों के अंतर्गत निद्रा भी एक वृत्ति हो गई, उसका भी निरोध करना पड़ेगा। तो समाधौ च सा निरोधव्या, तो बोलेंगे भाई तो समाधि के लिए अनुकूल होनी चाहिए निद्रा, क्योंकि एकाग्र जैसी लग रही है। बोलते नहीं नहीं ऐसा लग रहा है, देखिए एकाग्र तुल्यापि, एकाग्र जैसी लग रही हो निद्रा, निद्रा रूप वृत्ति, किंतु तामसत्वेन तमोगुण का ही रूप होने से निद्रा वो क्या है? सबीज निर्बीज समाधि प्रतिपक्षा, प्रतिपक्षा मतलब विरोधिनी। सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, दूसरी भाषा में संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि, दोनों प्रकार के समाधि के लिए वो प्रतिपक्षी होता है, शत्रु होता है। कौन? निद्रा, क्योंकि तमोगुण रूप है वो तामसत्वेन, इसलिए सा भी निरोधव्या इत्यर्थ, उसका भी निरोध तो करना ही पड़ेगा। अब निरोध का उपाय क्या है? निरोध करना मतलब क्या? ये सब बात आगे आएगी। समाधि क्या चीज होती है भाई? समाधि मतलब ये नहीं समझना क्या कि बस आंख बंद कर दिया या सो गया, बाह्य ज्ञान का, बाह्य वस्तुओं के ज्ञान का अभाव हुआ अर्थात समाधि लग गई, या आंख बंद कर दिया समाधि हो गई, या विशुद्ध हो गया, अब बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, फिर तो समाधि है क्या? उसको थोड़ी समाधि कहते हैं, है कि नहीं? वही कह रहे समाधि न क्या? न बाह्य ज्ञान ही ना, केवल बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं है, और मोहवशात अज्ञानामुळे, अज्ञान से देह क्रियाकारिणी स्मृति ही ना चित्तावस्था, चित्त की ऐसी अवस्था बन गई कि इसको कोई स्मरण नहीं हो रहा है, पागल जैसा हो गया है। देह क्रिया भी नहीं कर पा रहा है, कहीं बैठ रहा है, कहीं सो रहा है, कहीं खा रहा है, कहीं टट्टी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। कई लोग होते ना, लोग बोलते इसकी स्मृति चली गई, है कि नहीं? तो किसी कारण किसी की स्मृति चली गई, देह क्रिया होनी चाहिए वो भी नहीं उससे हो रही है, बाह्य पदार्थ का स्मरण भी नहीं हो रहा है, किसी को पहचान भी नहीं रहा है, नहीं रहा पहचान, किसी को क्या पहचान नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या आप समाधि स्थिति में मानेंगे क्या? तो बोलते ऐसी नहीं होती समाधि। फिर समाधि का स्वरूप क्या है? किंतु ध्येय स्मृतौ, ध्येय जो है जिसका ध्यान कर रहे हैं ध्येय, तो ध्येय स्मृतौ सम्यक अवधारणात्, अच्छी तरह से निश्चय पूर्वक होने से, है कि नहीं? ध्येय की स्मृति निश्चित पूर्वक होने से बाकी की इंद्रियां रुक गई है, ध्येयकारी वृत्ति का प्रवाह चल रहा है और उससे भिन्न बाकी सब व्यवहार की वृत्तियां रुक गई है, तब उसको कहते हैं क्या? समाधि। और ध्येयकार वृत्ति नहीं है और कुछ नहीं जान रहा है अंदर का बाहर का, वो समाधि ऐसी बात नहीं है। तो ध्येय स्मृतौ सम्यक अवधारणात् वृद्धा, रुक गई इंद्रियादि क्रिया रूपा अवस्था, तब वो अवस्था होती है क्या? समाधि इति ज्ञातव्यम। हो गया जी? आइए
तो भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहा तस्मात् प्रत्यय विशेष निद्रा साच समाधौ समाधि अवस्था में इतर प्रत्ययवत, इतर प्रत्यय मतलब इतर वृत्तिवत, प्रत्यय मतलब वृत्ति, इतर वृत्तियों की तरह, इतर अन्य ज्ञानों की तरह वो निद्रा रूप वृत्ति का भी क्या करना पड़ेगा, निरोध। वही कर रहे हैं इतर प्रत्ययवत निरोधव्या इति। हो गया जी। चलिए निद्रा वृत्ति का भी विवेचन समाप्त हुआ और इसके साथ साथ 10 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय